Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another important mock examination. So आज का हमारा जो डिटेल्ड प्रैक्टिस मॉक एग्जाम है इसके अंदर आपके टेस्ट के तमाम सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें इसमें एनटीएस का जो नेट और गैट का टेस्ट है उसके लिए आप इसमें से इंग्लिश का सेक्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग और सब्जेक्ट का पोर्शन कर सकते हैं। एयर के सीबीटी के लिए भी सारे आपके सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप इसका वर्बल एबिलिटी का यानी इंग्लिश का पोर्शन के साथ आप इसमें से क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट पोर्शन है यानी अगर आप पीयूई या पीयूएम के टेस्ट में पेयर हो रहे हैं तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बैरिया का सीबीटी और एचईसी का जो यू सेट है, ये सारा आज का मॉक एग्जाम उन्हीं के डिफिकल्टी लेवल को, उन्हीं के ही पास पेपर, रिसेंट पास पेपर और लास्ट वीक के अंदर और पिछले राउंड के अंदर होने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस करता है। आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस मॉक एग्जाम में हम तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे सिवाय एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन के। उसको मैंने एक अलग मैराथन में कवर करवा दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मॉक एग्जाम का जो कंप्लीट अनसॉल्व पीडीएफ है उसको भी मैंने, उसका लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो अब करना क्या है, पहले उस मॉक एग्जाम को डाउनलोड करें अनसॉल्व फॉर्म में, साथ साथ सॉल्व करते रहें, साथ साथ वीडियो देखें ताकि पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट करेक्ट थे, क्या आपके आंसर्स करेक्ट थे और क्या क्विकेस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरह से आपको बहुत अच्छी जो है वो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो हो सकेगी। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमारे एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी सेशंस को ज्वाइन करना चाहता है तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, वो आप हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब आज का मॉक एग्जाम जो अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वो है जी एनोलॉजीज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनोलॉजीज। ठीक है, एनोलॉजी गिवन है टेनेंट डिवेलिंग। टेनेंट उसको कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं कि जो कि क्या है कि किसी जगह पे रहता है, रिहाइश पजीर है। और डिवेलिंग इज अ प्लेस जहां पे टेम्परेरीली रहा जाता है। ठीक है, अगर कोई शख्स किसी मकान को किराए पे लेके रह रहा है तो वो वहां पे टेनेंट है, किराएदार जो है वो ही शी इज अ टेनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है रेजिडेंस और रेजिडेंट का। पहले रेजिडेंट गिवन है यानी वहां जो रहने वाला है वो टेनेंट कहलाता है, जिस जगह में वो रह रहा है वो ड्वेलिंग, ड्वेलिंग प्लेस, राइट। प्रिंसिपल स्कूल, प्रिंसिपल स्कूल में वर्क करता है, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है। सर्जन भी हॉस्पिटल में वर्क करता है, वो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है। क्लाइंट ऑफिस में अपने किसी काम के लिए जाएगा, लेट सपोज कि मैं कोई घर बना रहा हूं, आई विल गो टू अ कंस्ट्रक्शन ऑफिस एज अ क्लाइंट, एज देयर क्लाइंट। मैं उनसे पूछूंगा कि भैया आपके क्या कंस्ट्रक्शन रेट्स हैं, क्या आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो इट्स नॉट माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इनमेट प्रिजन, जो शख्स जेल में रहता है, जो जेल का कैदी होता है उसको इनमेट कहते हैं, इनमेट प्रिजन। ठीक है, कोल माइन, नाउ कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइन। तो नॉलेजी में हमेशा क्या किया करें, सबसे पहले गिवन पेयर का रिलेशनशिप देखा करें। नॉलेजी बोनस मार्क्स होने चाहिए, पूरे पूरे मार्क्स होने चाहिए। नॉलेजी में कोई मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कोल माइन, कोल माइन। ठीक है, सो कोल एंड माइन, सो कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइन। सिमिलरली, सिमिलरली यहां पर क्या है, वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल। आयरन स्टील नहीं, आयरन इज अ मेटल, स्टील इज एन अलॉय। आयरन वगैरह और दूसरे मेटल्स को मिक्स करके स्टील बनती है। वुड से टेबल बनता है या बाकी कोई फर्नीचर बनता है। सन हमें हीट देता है। सो माइन इज अ सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल, सिमिलरली वेल इज अ सोर्स ऑफ ड्रॉइंग वाटर। सो करेक्ट जो चॉइस बनती है वो ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट है पेंटर पैलेट। नेक्स्ट क्या है, पेंटर पैलेट, पेंटर पैलेट। पेंटर अपने जो कलर्स होते हैं, वो जिस जगह पे उसने कलर्स को मिक्स किया होता है पेंट करते हुए, वो पैलेट कहलाता है। वो प्लेट की तरह का जो जगह होती है ना जिसमें वो डिफरेंट कलर्स पड़े, तो पैलेट कहलाता है, वो पैलेट कहलाता है। सो अ पेंटर वर्क्स और पेंट्स यूजिंग अ पैलेट। रिलेशनशिप क्या आ रहा है, वर्कर और वर्क करने में जो उसका टूल है, आप ये कह सकते हैं कि पैलेट इज जस्ट लाइक अ टूल, इज जस्ट लाइक अ टूल। ठीक है, और वो टूल है कि जिसपे वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसको कलर्स को मिक्स करता है। ऑथर राइट करता है बुक को, नो, उसका कोई टूल नहीं है। अब तीन बड़ी क्लोज चॉइसेस हैं। कारपेंटर सॉ, कारपेंटर का टूल है सॉ, यानी वो आरी की मदद से वुड को कट करता है। पॉसिबल आंसर हो सकता है,
टेलर नीडल, टेलर स्टिचिंग करता है विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है, टेलर किसी मशीन की मदद से भी स्टिचिंग कर सकता है, कोई और टूल या ऑपरेटर्स भी यूज कर सकता है। कारपेंटर के पास भी मल्टीपल टूल्स होते हैं। पेंटर का जो स्पेसिफिक टूल जहां पर वो अपना प्राइमरी काम करता है वो पैलेट है, वो पैलेट है। इसी तरीके से ब्लैक स्मिथ क्या करता है, ब्लैक स्मिथ उस प्राइमरी सरफेस को यूज करता है टू फोर्ज मेटल्स, टू फोर्ज मेटल्स, इसलिए क्लोजेस्ट चॉइस ये बनती है, तो इसलिए इसको इसको मैंने मार्क किया क्योंकि उनके पास अदर टूल्स आर अवेलेबल। ये इसका प्राइमरी टूल है, मेन टूल है, और इसका भी प्राइमरी टूल जो है वो ये है। तो समटाइम जिस तरह से क्लोज चॉइसेस बड़ी होती हैं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पेपर दिया था बड़ी क्लोज चॉइसेस थी, तो ये रिसेंट पास एग्जाम के अंदर था। ट्राउट फिश, ट्राउट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ फिश, फ्रेश वाटर की फिश है ट्राउट, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैटेगरी है, आप ये कह सकते हैं, और ये उसकी सब कैटेगरी है। अब हमने ढूंढना है कि इसमें से क्या जो है ना वो स्पेसिफिक बनेगा, क्या इसका स्पेसिफिक बनेगा। एनिमल कैटेगरी, उसके अंदर फिर सब कैटेगरी फिर और आते हैं कि मैमल है क्या नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी नहीं है इसमें उतनी, और चीजें भी आ सकती हैं। सेम गोज फॉर फ्रॉग, फ्रॉग एम्फीबियन की फैमिली से है, स्पेसिफिसिटी का इशू है। वेल मैमल अगेन स्पेसिफिसिटी का इशू है। स्पैरो तो स्पेसिफिकली हाई बर्ड ना, हाई बर्ड। मैमल के अंदर और तरह की चीजें आ सकती हैं, लाजमी तो नहीं है कि वेल तो समंदर में रह के भी मैमल है, फ्रॉग पानी में रह के भी एम्फीबियन है, एम्फीबियंस पानी के बाहर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग खुद रहता है। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है। तो ये जानबूझ के मैंने 3-4 क्वेश्चन स्टार्ट में बड़े क्लोजर ऐड किए हैं, इसीलिए ऐड किए हैं ताकि जो क्लोज चॉइसेस आ जाती हैं, और फिर एग्जाम में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एनोलॉजी में बड़ी क्लोज चॉइसेस थी मेरे मेरे पेपर में, मैं कंफ्यूज हो गया था, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस इज हाउ यू विल बी हैंडलिंग इट अप, ठीक है जी। प्रपोजिशन के सॉरी कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर डेकेड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन was the exclusive playground of powerful nations driven by geopolitical rivalry। डेकेड्स कहते हैं पीरियड ऑफ 10 ईयर को। सो पैराग्राफ जब भी आएगा क्विकली उसको रीड आउट करना है, ट्राई टू कंसीव एज मेनी वर्ड्स, try to understand as much information, try to grab as much information you can from the paragraph, and then thoroughly read the questions and mark the answers। 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, इसमें भी 100% मार्क्स लेने चाहिए आप। एट द एंड ऑफ द डे आपका टोटल स्कोर देखा जाता है, हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज सेम मार्क्स इन योर टेस्ट, राइट। अच्छा, so for decade is a period of 10 years। कह रहा स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो was the exclusive playground of the powerful nation, सिर्फ पावरफुल नेशंस ही स्पेस एक्सप्लोरेशन करी थी। और उसकी रीजन क्या थी, उनकी जियो पोलिटिकल राइवलरी, उनकी दुश्मनी, राइवलरी मीन्स दुश्मनी, एनमिटी। Today, however, a quiet revolution is unfolding as private enterprises strip away the monopoly of government space agencies by developing reusable rocket technology and slashing payload costs। Payload cost यानी एक चीज को लेकर जाने की जो कॉस्ट है वो स्लैश हो रही है, यानी स्लैशिंग मीन्स रिड्यूसिंग, स्लैशिंग मीन्स रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। These commercial pioneers have transformed what was once a grand idealistic human endeavor into a highly competitive marketplace। कह रहे हैं कि जबकि अब हालात तब्दील हो चुके हैं, आज की मॉडर्न दुनिया में बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है। प्राइवेट कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजीज को यूज किया है, जो कॉस्ट है स्पेस में जाने की उनको रिड्यूस कर दिया है। और एक ऐसी चीज जो कि पहले एक ऐसे लगता था कि बड़ा आइडियलिस्टिक लगता था और ऐसे लगता था सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा सकते हैं, अब उन्होंने इसको एक हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। स्पेस एक्स क्या है, स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क इस टाइम दुनिया का रिचेस्ट आदमी है, स्पेस एक्स की के पास भी एक ऐसी फैसिलिटी है कि वो आम लोगों को इन कमिंग ईयर्स दे विल बी टेकिंग देम टू स्पेस। व्हाइल स्केप्टिक्स वॉन, स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को लेके आपको जो डाउट होता है, स्पेक्टिक्स यानी वो लोग जो इस पर डाउट करते हैं, यानी जो इसके क्रिटिसिज्म करते हैं। वांट दैट दिस कमर्शियलाइजेशन रिस्क टर्न द प्रिस्टीन कॉस्मोस इनटू एन अनरेगुलेटेड वाइल्ड वेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन। द शेयर पेस, पेस कहते हैं स्पीड को, of innovation suggests that the privatization of cosmos, cosmos means related to space,
इज नॉट जस्ट इनएविटेबल, यानी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि हो के रहेगी। जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है ना, उसके अंदर भी ये वर्ड शामिल है। बट ऑलरेडी वेल अंडर वे, बट ऑलरेडी वेल अंडर वे, यानी क्रिटिक्स ये कहते हैं, स्केप्टिक्स ये कहते हैं। स्केप्टिकल का मतलब होता है किसी चीज को लेके डाउट करना, ठीक है। तो क्रिटिक्स या जो उस पर डाउट करते हैं, ठीक है, वो ये वार्न कर रहे हैं कि इसकी ये जो कमर्शलाइजेशन है उससे क्या होगा कि जो प्रिस्टीन, प्रिस्टीन मींस अनटच्ड, प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है, अनटच्ड। तो मीनिंग आपको आते होंगे तो आप इसके अंदर पूरे पूरे मार्क्स ले सकेंगे। उससे क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा लोग स्पेस में जाएंगे और जो इस तरह की इनोवेशन है वो क्या करेगी, कॉर्पोरेशन उसको एक्सप्लॉइट करेंगी और वो अनअवॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। आते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज हेल्प प्राइवेट एंटरप्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल। पैसेज के मुताबिक कौन सी मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंपॉर्टेंट या क्रूशल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसने हेल्प किया है प्राइवेट इदारों को, इंटरप्राइजेस को, कि जो स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट है उसको वो कंट्रोल कर सकें, उसको वो कम कर सकें। द डेवलपमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, नो, ये नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेस मोनोपोलीज, नो। पहले तो गवर्नमेंट स्पेस मोनोपोलीज थी नहीं, रशियन वर द फर्स्ट टू गो इन स्पेस, देन द अमेरिकन वर, फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज गए। इंट्रोडक्शन ऑफ रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, ये मेंशन था यहां पर। उन्होंने क्या किया है कि रेवोल्यूशन आया है बाय डेवलपिंग रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी एंड कटिंग ऑफ, स्लैशिंग मींस रिड्यूस करना, द पेलोड कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन इन द पैसेज। ऑथर की टोन पैसेज को लेके क्या है, हॉस्टाइल एंड डिसमिसिव है। क्या उसने इस चीज को टोटली बुरा कहा है, नहीं। ऑब्जेक्टिव येट एनालिटिकल है, यस। तो उसने रीजनिंग भी की है और विद एनालिसिस करी है। उसने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लेन किए हैं कि गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो क्या कर रहे हैं। बड़े बैलेंस मैनर में, बड़ी बैलेंस टोन में उसने जो इनोवेशंस आ रही हैं उनका भी जिक्र किया है, और जो वार्निंग्स हैं, जो कंसर्न्स हैं एनालिटिक्स के या क्रिटिक्स के लेकर, इस इशू को लेकर जो उनके कंसर्न्स हैं वो भी उसने किए। तो ऑब्जेक्टिव और बड़ी बैलेंस्ड और एनालिटिकल किस्म की अप्रोच है। इमोशनल तो उसने कोई बात नहीं की ना। नॉस्टैल्जिक का मतलब है कि पास्ट किसी मेमोरी को याद करना। इनडिफरेंट एंड बोर्ड नहीं, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। तो ऑब्जेक्टिव या एनालिटिकल। हॉस्टाइल तो उसका एटीट्यूड था ही नहीं, उसने तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो किए, एक्सप्लेन किए। व्हाट इज द प्राइमरी वार्निंग रेज्ड बाय स्केप्टिक्स रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस। प्राइमरी वार्निंग क्या दी गई है स्केप्टिक्स की तरफ से रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस। गवर्नमेंट एजेंसीज विल कंप्लीटली शट डाउन, नो, ये वार्निंग नहीं उन्होंने दी। स्पेस एक्सप्लोरेशन विल स्लो डाउन ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, नो। उन्होंने कहा कि कॉस्मोस जो है वो बड़ा अनरेगुलेटेड अरीना हो जाएगा फॉर कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन, कॉर्पोरेट एजेंसीज उसको एक्सप्लॉइट करेंगी इस मसले को। ये बात उन्होंने लास्ट में, स्केप्टिक्स ने लास्ट सेंटेंस में यहां से लेकर यहां तक ये बात जो है वो मेंशन की थी। तो पैराग्राफ के अंदर पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स को लूज नहीं करना। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके पास सेंटेंस फॉर्म में भी आ सकते हैं, डायरेक्टली भी आ सकते हैं, दोनों स्टाइल से होते हैं। आज के इस एग्जाम के अंदर, इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैंने डायरेक्टली पूछे हुए हैं, ठीक है। सो सिनोनिम ऑफ अजम्पशन, ठीक है। तो सिनोनिम ऑफ अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब क्या होता है, कोई सपोजिशन ले लेना, सपोज कर लेना। तो पोस्टुलेट यही होता है, एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट होती है किसी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में या थ्योरी में, जिसके ऊपर जो है ना कोई assumptions ली जाती हैं या स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। एंटोनिम ऑफ विगरस, विगरस मींस फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, वीक। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, फीबल। फीबल, फीबल मींस वीक, वीक। लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शेप्स, ठीक है। नॉट वीप, वीप का तो मतलब होता है रोना, वो डबल ईपी के साथ होता है वीक, वीक यानी कमजोर। सिनोनिम ऑफ इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेट करने का मतलब होता है पास ऑन हो जाना। इम्पेनिट्रेबल का मतलब क्या है, ऐसी चीजों की इम्पॉसिबल है जिसमें से गुजरा जा सके। तो पोरस चीजों में तो गुजरा जा सकता है, फ्रेजाइल चीजें तो ब्रेक हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट चीजों में से लाइट पास हो जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। तो सॉलिड में से लाइट वगैरह या कोई चीज पास नहीं करती। एंटोनिम ऑफ पेल्ट्री, पेल्ट्री का मतलब होता है ऐसी चीज जो बड़ी आप ये कहोगे कि इनसिग्निफिकेंट है,
इनसिग्निफिकेंट है, क्रूशल नहीं है, ट्रिवियल है या कॉमन है, स्मॉल है, पिटी इशू है, माइनर इशू है। पेल्ट्री, उसके लिए वर्ड पेल्ट्राई या पेल्ट्री, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, दोनों इसके एक्शंस बोले जाते हैं डिफरेंट ब्रिटिश और अमेरिकन एक्शंस के अंदर। ठीक है, सो पेल्ट्राई, पेल्ट्राई का मतलब क्या है कि मैंने बता दिया कॉमन, पिटी या माइनर, यानी ऐसी चीज जो इनसिग्निफिकेंट है, तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट यानी क्रूशल। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में देखते हैं ना, तो डिस्चार्जिंग ड्यूटीज या डिस्चार्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है कि अपने टास्क को, अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करना। क्या करना, कंप्लीटिंग देम और परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। ठीक है, परफॉर्मिंग योर, कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग और परफॉर्मिंग, और परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग। एंटोनिम ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, ऐसी चीज जो कि लॉफुल है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, वैलिड है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इलिसिट। इलिसिट मींस, इलिसिट मींस के लॉ के अगेंस्ट, ऐसी चीज जो कि आप ये कह सकते हो कि समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ और आप उसको करें, गैर कानूनी कोई काम करने को इलिसिट एक्टिविटीज कहेंगे। फॉरबिडन बाय लॉ हो, जो जिसको लॉ मना करता हो। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन, प्रिसीजन, एक्यूरेटली कोई काम करना, टू द पॉइंट कोई काम करना। ठीक हो गया जी। अब इसी में से कुछ वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं और कुछ वर्ड डिफरेंट ऐड किए हैं। ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर भी आ सकता है, मीनिंग की फॉर्म में भी आ सकता है, वैसे सेंटेंस कंप्लीशन में प्रपोजिशन भी आ सकते हैं, वर्ब्स भी आ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने मॉक को आज रखा है ऑन द साइड के सेट ऑफ वर्ड जो कि मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस कंप्लीट करने पे। ऑल्दो द एविडेंस प्रोवाइडेड वाज डैश, द जज फाउंड इट इनसफिशिएंट टू कन्विक्ट द सस्पेक्ट। कह रहे हैं कि जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया था, यानी सबूत जो फराहम किए गए थे, वाज डैश, जो सबूत फराहम किया गया था वो क्या था, लेकिन जज ने इसको इनसफिशिएंट यानी नाकाफी समझा, टू कन्विक्ट द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट कहते हैं मुलजिम को, कन्विक्ट करने का मतलब होता है सजा देना। ऑल्दो द एविडेंस प्रोवाइडेड वाज पेल्ट्राई, नो, ये वर्ड ऊपर मैंने यूज किया ना, इसका तो मतलब है माइनर, माइनर था। अब ऑल्दो लगा हुआ है ना, लेकिन स्टार्ट में ऑल्दो है, ऑल्दो तो कब लगता है, जब कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट देना होता है। अभी मैंने वर्ड यूज किया लेजिटिमेट का, एविडेंस बड़ा लॉफुल था, बड़ा लीगल था, उसके बावजूद भी जज ने ये इस बात पे कन्विंस नहीं हुए कि वो उसको कन्विक्ट करते। द टास्क वाज सो डैश दैट मेनी वर्कर्स बिगेन टू फील अ लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन। द टास्क वाज सो विगरस, विगरस का तो मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी। थोड़ी सी वोकैबुलरी बिल्डअप हो ना, मैंने सिमिलर वर्ड्स ऊपर वाले और नीचे वाले यूज किए हैं इसमें जान बूझ के, ताकि थोड़ी साथ इस तरह वोकैबुलरी भी इस मॉक में बिल्डअप हो जाए। क्या पता एग्जाम में इंशाल्लाह कोई वर्ड टू वर्ड यहाँ से चीजें भी रिपीट हो सकती हैं, वर्ड्स रिपीट हो सकती हैं। द टास्क वाज सो डैश, सिग्निफिकेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेट टू द पॉइंट होता है। द टास्क वाज सो मोनोटोनस, मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है ऐसी चीज जो बड़ी बोरिंग है। मोनोटोनस मींस बोरिंग, डल। तो अगेन आई एम टेलिंग यू टू कवर अप ऑल दोज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स की लिस्ट है, उसको आप कवर अप करें तो काफी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी। डिस्पाइट हिज डैश अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द ब्रिज, द स्ट्रक्चर रिमेन्स अनस्टेबल ड्यू टू अ लैक ऑफ रिसोर्सेज। डिस्पाइट, बावजूद इसके, डिस्पाइट भी अगेन कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट देने के लिए यूज होता है। ठीक है, डिस्पाइट हिज फीबल, फीबल तो कहते हैं वीक अटेम्प्ट, वीक अटेम्प्ट। विगरस यानी फुल ऑफ एनर्जी, यानी रिपीटेडली उसने अटेम्प्ट किए हैं, बड़ा डिटरमिन्ड होके। विगरस सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड नहीं होता, मतलब डिटरमिन्ड भी होता है, बड़ी उसने कोशिश की है, लेकिन ब्रिज का स्ट्रक्चर जो है ना अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। डिटरमिन्ड, विगरस आएगा यहाँ पर वर्ड। ठीक हो गया जी। नीचे आते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। सेंटेंसेस के अंदर आपने एरर आइडेंटिफाई करना होता है। He is one of those people who believes that honesty is the best policy. She is one of those people. He is one of those people who believes. ठीक है, राइट। अब believes, she is one of those है पीछे, आगे believes है, believes तो नहीं फिर आएगा यहाँ पे,
यहाँ पर क्या आना चाहिए, बिलीव आना चाहिए। शी इज वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव दैट ऑनेस्टी is always the best policy. So believes की mistake है. So this is your right answer. The manager has distributed the work between the 5 team members. Very easy. When something is divided between 2 people or 2 entities, you use the word between. और जब आप डिवाइड करते हैं 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, तो आप उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अमंग का वर्ड। क्या आप यूज करेंगे, अमंग का वर्ड आप यूज करेंगे उसमें, अमंग का वर्ड आप यूज करेंगे, बिटवीन का नहीं होगा। तो ये मिस्टेक है, दिस इज द मिस्टेक। ठीक है। ऑल्दो द वेदर वाज बैड बट दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। पीछे ऑल्दो भी लगाया हुआ है, आगे बट भी लगाया हुआ है। ऑल्दो ऑलरेडी क्या करता है, कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट दे रहा है कि यानी उसके बरक्स कोई काम हुआ है, तो बट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, पीछे कोमा भी लगा हुआ है। ऑल्दो द वेदर वाज बैड दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। ठीक है, येट लगा सकते थे या फिर कोमा हटा सकते थे, अब कोमा भी है बट भी है, तो ये इसकी मिस्टेक आ जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स आवर इंग्लिश सेक्शन, राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर सेक्शन। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन है। अ ट्रेडर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20% and then offers a 10% discount on the new price. What is the net percentage change in the original price? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेडर ने, एक सेलर ने प्राइस ऑफ एन आइटम को 20% क्या किया है, बढ़ाया है पहले, उसके बाद उसने उसको 10% डिस्काउंट दिया है। तो बताएं ओवरऑल चेंज जो है ओरिजिनल प्राइस में क्या आएगा। सो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक या हिंट बता दूं। याद रखें कि जब इस तरह से प्राइजेस गिवन ना और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालनी हो तो आप 100 से स्टार्ट लिया करें। रीजन क्या है, 100 का 1% 1, 10% 10 और 20% 20 होता है। तो आई एम सपोजिंग कि प्राइस जो है वो शुरू में कितनी है, 100 रुपीज है। जब उस पर 20% का इंक्रीज आया है, जब उस पर 20% का इंक्रीज आया है तो उसकी प्राइस बढ़कर क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। प्राइस उसकी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस उसकी इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी प्राइस उसकी। अब 120 के ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट दिया है। सो 120 का 10% क्या बनता है, 120 का 10% कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 100 कर दें, 0 0 के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल। तो इसका 10% तो 12 बनता है। तो 120 में से जब 12 चला जाएगा तो प्राइस आ गई है 108। एक चीज जो कि ओरिजिनली 100 रुपीज की थी, पहले जब उसमें 20% प्राइस इंक्रीज गई थी, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया, ओवरऑल जो इसमें चेंज है वो 8% के इंक्रीज का है, 8% बढ़ चुकी है उसकी प्राइस। इजी क्वेश्चन था। सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, लास्ट वीक के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन मिस्टेक क्यों यहाँ पे स्टूडेंट से कि बहुत से स्टूडेंट्स 1 को भी प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं, अपने टेबल में आते हैं। 2 पहला प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर 3 है, उससे अगला प्राइम नंबर 5 है, उससे अगला प्राइम नंबर 7 है, उससे अगला प्राइम नंबर 11 है, 9 नहीं है प्राइम नंबर। एंड द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन इज 2। तो इनको ऐड कर लें, 2 और 3 5, 5 में 5 ऐड हुआ 10, 10 में 7 ऐड हुआ 17, 17 में 11 ऐड हुआ 28, तो 28 आंसर बनता था इसका। वेरी इजी क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो lines K and L are parallel. What is the value of B minus A? B minus A की वैल्यू क्या होगी, B minus A की वैल्यू क्या होगी। सो टू पैरेलल लाइंस है, अगर देखा जाए तो ये लाइन एक तरह से उनको इंटरसेक्ट कर रही है और अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है। सो एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है 180 डिग्रीज होता है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना बनता है, 180 डिग्रीज। अगर इसमें से इतना सा पोर्शन बी है, ये बाहर वाला पोर्शन बी है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस बी हो जाएगा, राइट। ये अगर ए है तो ये उसके मुताबिक ये भी ए बन जाएगा। अब ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स हमने निकाल लिए हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स हमने निकाल लिए हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स हमने निकाल लिए हैं, जो कि क्या बनते हैं, ये एंगल बनता है ए अंदर वाला, ये 45 डिग्री गिवन है, और ये अंदर वाला बनता है 180 माइनस बी। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने बी माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। अब मैं ऐसी चीज को यूज कर लूंगा, ट्राइंगल के एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो अगर फर्स्ट एंगल 45 डिग्री है, अगला एंगल जो है वो 180 माइनस बी है, उससे नेक्स्ट एंगल जो है वो ए है, तीनों को ऐड कर लेंगे
दे शुड सम टू 180 डिग्रीज। ट्राइंगल के एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। 180 और 180 तो हो जाएंगे कैंसिल। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे बचा ये 45 डिग्रीज को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -45 डिग्रीज, क्योंकि वहां तो जीरो रह गया था। और इधर रह गया मेरे पास a माइनस बी। मैंने b माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा। जब माइनस कॉमन लूंगा तो b जो है वो प्लस हो जाएगा, a जो है वो माइनस हो जाएगा, a जो है वो माइनस हो जाएगा। माइनस -45 के साथ ये इक्वल का साइन है। सो इस -45 के साथ माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +45 डिग्रीज आ जाएगी। Moving on to the next question, the area of the figure given below is, the area of the figure given below is, so एक सर्कल गिवन है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल हमारे पास गिवन है, और उस सर्कल में से क्या है कि उस सर्कल में से हमारे पास क्या है कि इतना सा पोर्शन जो है क्या किया गया, वो निकाल दिया गया। एक सर्कल का जो कंप्लीट एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय, ए इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें से ये जो पोर्शन है ये 1/4 पोर्शन बनता है। अगर देखा जाए तो इसको एक तरह से, इसको अगर फोर्थ पार्ट इसका माइनस किया गया, तो -1/4 पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर दिया, 90 डिग्री चला गया। आप इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हैं, जब आप एलसीएम लेंगे तो 3/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एल्स आप इसके ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो टोटल एरिया है वो तो है पाई आर स्क्वायर, साथ आप रेशो लेंगे कितना एंगल है यहाँ पर। तो ये टोटल तो एंगल जो है ना सर्कल का कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, तो नीचे तो आ जाएगा 360 डिग्री। ऊपर उसमें से 90 का पोर्शन माइनस किया गया है, तो 90 चला गया तो पीछे कितना रह गया, 270। उस तरह से भी अगर आप करते हैं तो स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। 0 0 से कट गया, 9 3 9, 3/4 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹24,000 टू अमाउंट टू ₹28,800 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर सिंपल इंटरेस्ट 6% के लिहाज से पर एनम लग रहा है तो कितना टाइम लगेगा इस अमाउंट को, कि 24,000 की जो अमाउंट है वो 28,800 की अमाउंट में चेंज हो जाएगी। तो पहले तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना आया है। सो इंटरेस्ट कितना आया है, तो जो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर कितनी बनी है, वो बनी है 28,800। उसमें से माइनस कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, जो बैंक डिपॉजिट करवाई जाती है, अमाउंट रखी जाती है शुरू में, तो ये बन जाएगा 4,800, 4,800 आ जाएगा ये। तो इंटरेस्ट आ गया 4,800। इंटरेस्ट क्यों निकाला, इसी की मदद से तो हम टाइम निकालेंगे। आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। आई की वैल्यू जो है वो पी डिवाइडेड बाई 100 हो जाती है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना बना मेरे पास 4,800, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 24,000, रेट कितना है 6%, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम टी जो है वो मैंने निकालना है। नीचे क्या आ जाएगा 100, नीचे कंप्लीट क्या आ जाएगा 100, फॉर्मूले का आ जाएगा। जीरोज को जीरोज के साथ कैंसिल कर देते हैं, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 24 1 जा, 24 2 जा 48, और जीरो आ गया 20। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/6 आ जाएगी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/6, जो कि 3 ईयर्स 4 मंथ्स होगी ना, क्योंकि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 3 जा 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो आगे जा रहे, तो 3 ईयर्स 4 मंथ, तो 3 साल से ज्यादा है। सो इस तरह से चॉइसेस के ऊपर एक नजर रखा करें, आंसर मार करेंगे। सो अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है इनमें से कौन सा है। अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लें, एक तरीका कार तो ये है। दूसरा ये है कि आप डिवाइड करके देख लें कि इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा बनता है। तो 3/5 तो 60% बनता है, ये बड़ा फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इसको परसेंटेज में कैसे लेके जाएंगे, हर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 1 जा, तो ये तो बनता है 60%। इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 2/3 को, 2/3 को 100 से कर लें तो 200/3 है, ठीक है। सो 3 6 जा 18, 2 बचा, 2 और 0 3 6 जा
तो ये 66 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है, तो ये बनता है 66 पॉइंट समथिंग। इसको देखते हैं 7/10, ये तो 70% बनेगा ना, ये सबसे बड़ा है, ये नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा है। 7 into 10 क्या हो जाएगा 70%, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। क्योंकि लास्ट वाला क्या है 1/2, 1/2 तो 50% होता है ना, हाफ होता है। तो इस तरह से टाइम बचाएंगे, हम आगे चलेंगे। तो पेपर में भी आपने ये स्ट्रैटेजी रखनी है। कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120, दो नंबर्स का मल्टीपल जो है वो 120 है। HCF इज 2, उनका HCF जो है वो 2 है, बताइए उनका एलसीएम क्या होगा। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 120 आ रहा है। HCF उनका क्या है 2 है, पूछ रहा है कि एलसीएम बता दो क्या होगा। एक फॉर्मूला याद रखें कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम, यानी HCF को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, एलसीएम से, तो आपके पास क्या आ रहा होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रहा होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रहा होता है, इस फॉर्मूला को मैं यूज कर लूंगा। प्रोडक्ट टू नंबर्स गिवन है, कितना गिवन है 120 गिवन है, उसमें से HCF कितना गिवन है 2 गिवन है, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, यानी एलसीएम क्या आ गया, उसी का हमने एलसीएम निकालने का मुझे कहा हुआ था उसने, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, इजी क्वेश्चन था ये। इफ x is an integer, is an even integer and y is an odd integer, which of the following must be odd। कह रहा है कि अगर x एक इवन इंटीजर है, y एक ऑड इंटीजर है, इनमें से हमेशा कौन सा हमेशा ही ऑड आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, x+2y, x की वैल्यू 2 ले लें, इवन नंबर है उसने खुद कहा हुआ है। मैं सपोज करता हूँ y एक ऑड इंटीजर है, y को मैं 3 ले लेता हूँ। इसमें प्लग इन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू 2 + 2 3 6, 2 + 6 ये तो 8 आ रहा है, इवन तो इवन आ रहा है। ऑड हमें चाहिए, हमने कौन सा ढूंढना जो हमेशा ऑड दे दो, दिस इज द नॉट द राइट चॉइस। 2x + y को देख लेते हैं, तो x को मैंने 2 सपोज किया है, 2 2 = 4, y 3 है, ये तो ऑड दे रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर कि 2x + y जो है वो मुझे एक, अगर x को इवन और y को ऑड रखते हैं तो 2x + y जो है मुझे हमेशा क्या दे रहा है, ऑड नंबर आउटपुट पर दे रहा है। नाउ क्वेश्चन 51, मॉड ऑफ x + 3 इज लेस देन 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। सो मॉड की हम जब भी बात करते हैं तो प्लस माइनस दोनों के लिए ओपन होता है, और इनइक्वालिटी में नेगेटिव से ये ग्रेटर रखते हैं और पॉजिटिव से हम इसको स्मॉलर रखते हैं। सो दिस विल बी ओपन अप एज x + 3 इज ग्रेटर देन -4, क्योंकि मॉड है तो +4 भी आएगा -4 भी आएगा, एंड विल बी लेस देन +4। तो दिस इज द रूल हियर, ठीक है। 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो 3 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -7 इज लेस देन x हो जाएगा, एंड यहां पर हम क्या करेंगे, x इज लेस देन 3 राइट साइड पे जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा 1 आ जाएगा। कंबाइन कर लेते हैं, -7 से x जो है वो बड़ा है, लेकिन +1 से क्या है, छोटा है, इट इज स्मॉलर देन +1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52, 2x इज इक्वल टू 32 के इक्वल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो x जो है पहले वो हमें निकालना पड़ेगा। अब x क्योंकि एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, पावर में पड़ा हुआ है, तो पावर के लिए सॉल्व तभी कर सकते हैं जब बेसिस सेम हो। तो यहाँ पर बेस क्या है 2, 32 को भी बेस 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 32 को जब बेस 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 32 बनता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बनता है ना, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x क्या आ गया 5, एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इजी था। आगे चलेंगे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - y इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, x के लिए सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, +y - y कैंसिल हो जाएगा, 3x = 6 आ गया। इससे आसान अब एग्जामिनर आपको क्या देता, ये भी लास्ट वीक के टेस्ट में था, x = 2 आया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 54, Zahir can do a work in 80 hours. If his son works along, they complete the task in 20 hours. How long will it take for the son alone to complete the task? कह रहा है जहीर जो है वो अकेला ये काम करता है 80 आवर्स में, अगर उसका बेटा साथ काम करता है तो वो दोनों मिलकर ये काम कर लेते हैं 20 आवर्स में। अकेला कितना टाइम लगेगा उसके बेटे को टू कंप्लीट द सेम टास्क। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, टाइम का रेसिप्रोकल लेके आप रेट निकाल लें। तो रेट क्या है जहीर के डूइंग वर्क का, दैट इज रेट ऑफ जहीर इज 1/80। टाइम का रेसिप्रोकल ले लें, रेट निकाल लें। दोनों जब मिलकर काम करते हैं यानी कंबाइंड रेट, फादर और सन का जो कंबाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो कितना है, वो 20 आवर्स में करते हैं, तो 1/20 आ जाएगा रेट।
कह रहा है अकेला बेटे को कितना टाइम लगता है। सो लेट अस फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो लेट अस फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट। वैसे तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास, ठीक है। सो क्या आप दोनों का प्रोडक्ट ले लें और नीचे दोनों का डिफरेंस ले लें। सो कंबाइंड रेट कैसे आएगा, कंबाइंड रेट आएगा रेट ऑफ जहीर का जो रेट रेट है जो काम करने का जहीर का, प्लस रेट ऑफ सन, हमने सन का एस का रेट जो है ना वो निकालना है। सो कंबाइंड रेट यहाँ पर क्या है 120, 1/20। जहीर का रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है 1/80, रेट ऑफ सन आ जाएगा। एलसीएम ले लें, पहले उसको दूसरी तरफ ले जाएं उसके बाद एलसीएम ले लें। 120 माइनस 1/20 माइनस 1/80 हो जाएगा, रेट ऑफ सन निकालना है हमने। एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 80 इंटू वन, 80 इंटू वन इज 20। 80 में से 20 माइनस करेंगे पीछे आ जाएगा 60, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 20 इंटू 80। तो दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द सन। जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर लें, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे क्या आ गया 80, ऊपर 3 नीचे 80। ये रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ सन है, ये एस लिखा हुआ है। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ सन है ये। रेसिप्रोकल ले लेंगे टाइम आ जाएगा। सो रेसिप्रोकल ले लेंगे, टाइम ऑफ वर्क डूइंग बाय सन निकाल लेंगे, वो 80/3 बनेगा। सो 80/3 कर लेते हैं, 3 के टेबल से डिवाइड कर लें, 3 2 जा 6, 2 बचा 0, ठीक है। 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। पहले चॉइसेस के ऊपर एक नजर रखा करें, 26 पॉइंट समथिंग है, बिल्कुल है, तो 26 आवर्स 40 मिनट्स आंसर बन जाएगा, ताकि पेपर में आपका टाइम बच जाए। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट टेक्निक देख लें। शॉर्टकट टेक्निक क्या है, जब कंबाइंड रेट गिवन हो, किसी एक का रेट बीच में निकालना हो, तो सबसे आसान काम क्या है, सबसे इजी वे क्या है कि आप ए क्रॉस बी, यानी पहले का टाइम इंटू दूसरे का टाइम डिवाइडेड बाय दोनों के टाइम का डिफरेंस ले लें, आपके पास आंसर आ जाता है। कब, जब आपके पास ये टाइम गिवन हो कि दोनों मिलकर इतने में काम करते हैं, एक इतने में काम करता है, बताएं कि दूसरा अकेला जब काम करेगा तो वो कितना टाइम लगाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो क्या है, आपने इनका प्रोडक्ट ले लेना है और उनके डिफरेंस से क्या कर लेना है, आपने डिवाइड कर लेना है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, 80 इंटू 20 बनेगा, क्योंकि ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है 80 आवर्स में करता है, मिलकर जब करते हैं तो 20 में करते हैं, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 80 और 20 का डिफरेंस ले लेंगे, क्या आएगा 60। तो ये शॉर्टकट भी आप याद रखें, मैंने आपको जहां पर सारे फॉर्मूलाज कवर करवाए हुए हैं वहां पर मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया हुआ। 80/3 आ जाएगा, तो 80/3 सिंपली क्या आ गया 26.6, राइट जी। So moving on to the next question. If f of x equals to x square minus 3x plus 2, find the value of f of minus 1। ये भी लास्ट संडे वाले टेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत आसान सवाल आया हुआ है। एफ ऑफ 1 निकालना है ना हमने, बेसिकली -1 निकालना है। एफ ऑफ -1 निकालेंगे, x की पावर 2 है, सो -1 की पावर 2 आ जाएगा, -3 इंटू -1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा +3, ये क्या हो जाएगा +2। 1 + 3 4, 4 + 2 6। सो वेरी इजी क्वेश्चन। In a right angle triangle, if the base is 6 centimeter and the height is 8 centimeter, what is the length of the hypotenuse? एक right angle triangle है जहां पर बेस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, हाइट जो है ना उस ट्राइंगल की 8 सेंटीमीटर है। तो बताएं लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होगी। तो नीचे वाली साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट उसकी गिवन है यानी परपेंडिकुलर उसकी गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या है हाइपोटेन्यूज निकालें, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट के स्क्वायर या एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो लेट अस प्लग इन द वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने निकालनी, हम कहते हैं x होगी, x स्क्वायर, बेस कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। हाइट कितनी है 8, या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कितना है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, यह आ जाएगा 100। सो x स्क्वायर क्या आ गया 100। दोनों तरफ क्या कर लेंगे अंडर रूट ले लेंगे, x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो x कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 57, ठीक है। क्वेश्चन 57 है, सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द रिसेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ये इसमें क्या है, ये इसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने अपनी एक और एक्सरसाइज से इसको यहाँ पे
पुट अप किया है। सो x बाय वाई प्लस y बाय x की वैल्यू गिवन है एज 3। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x क्यूब बाय वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय x क्यूब। देखने में ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो शॉर्टकट टेक्निक क्या है, अगर a प्लस बी गिवन हो और आपको कहा जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालें, यानी अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सम वैल्यू k, a प्लस बी की वैल्यू अगर k, और आपको कहा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालें, आपने क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, आपने k क्यूब करना है और -3k कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। वही काम मैं यहाँ पर करूंगा। दिस इज माई a, दिस इज माई b। मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, यानी मैंने x क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब, बिकॉज द शॉर्टकट फॉर्मूला इज के क्यूब -3 टाइम्स ऑफ के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के जो कांस्टेंट राइट साइड पे गिवन है। सो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, -3 इंटू 3 कर लेंगे 18। सो 27 7 में से 9 चला गया तो क्या आ गया, मैंने बता दिया 18। ठीक, तो 18 आंसर आ गया। यू कैन यूज द अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंट्रेंस टेस्ट में कभी भी आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप होल क्यूब खोलना चाहते हैं, होल क्यूब खोल लें, तब भी आंसर इजीली आ जाएगा आपके पास इसके अंदर। ठीक है जी, आगे चलेंगे। वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल। अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल जो है वो है 70 डिग्रीज, तो बताएं कि उसका जो नेबरिंग एंगल है वो कितना होगा। पैरेललोग्राम के ना सारे एंगल्स का सम 360 बनता है, और एक तरफ जो है ना एडजेसेंट एंगल्स का वो क्या बन रहा होता है, 180 डिग्री बन रहा होता है। तो सपोजिटली अगर ये जो एंगल है ये अगर 70 डिग्री पे है, इन दोनों का सम मिलाकर 180 होना चाहिए ना। ये अगर 70 पे है तो ये वाला जो है 180 में से 70 माइनस करके आ जाता है, एडजेसेंट एंगल उसका माइनस करके आ जाता है। सो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा एडजेसेंट एंगल। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। लास्ट टेस्ट में भी आया, उससे पिछले टेस्ट में भी सिमिलर क्वेश्चन आया। एक जगह पे बेस एरिया देके सरफेस एरिया पूछा हुआ है। लास्ट वीक में जो क्वेश्चन आया है वहां पर क्या कहा हुआ है, वहां पर कहा हुआ है कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो है एक क्यूब का गिवन है। एक क्यूब का क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले। सो क्यूब क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसकी हर साइड किसकी फॉर्म में होती है, स्क्वायर की फॉर्म में होती है। तो एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर लिया। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ये वाला फेस है फ्रंट, फिर उसके साथ ये बैक फेस, ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, ये ऊपर वाला टॉप फेस और नीचे वाला फिर बॉटम फेस। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। एक्स क्यूब लिखा जाता है एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूब के केस में ऑल दो साइड्स आर इक्वल। अगर ये एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तीनों एक्स हैं। सो 27 आ जाएगा एक्स क्यूब के इक्वल। दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब हर एक फेस स्क्वायर की फॉर्म में है। हर एक फेस किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है। जब हर एक फेस स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। 3 × 3, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 9। और 6 फेसेस बनते हैं सरफेस एरिया के लिए। 6 फेसेस बनते हैं, 1 फेस, सेकंड फेस, टॉप वाला, थर्ड, बॉटम वाला, फोर्थ, फ्रंट वाला, फिफ्थ, बैक वाला, 6 × 9 कर लेंगे, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला अगर देखना चाहते हैं तो 6x² हो जाता है फॉर्मूला। 6x² हो जाएगा फॉर्मूला। 6 × 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ 3 men और 6 boys can do a piece of work in 20 days, अगर 3 आदमी और 6 लड़के एक काम करते हैं 20 डेज में, और है एंड नहीं है, यानी मिलकर काम नहीं कर रहे। बेसिकली और का मतलब ये है कि या तो 3 आदमियों को एम्प्लॉय किया जाएगा उस काम के लिए, या फिर 6 बॉयज को किया जाएगा। तो पता ये चला कि 3 men का जो वर्किंग रेट है वो इक्वल है टू 6 बॉयज, एंड इन कॉम्बिनेशन दे कंप्लीट दिस टास्क इन 20 डेज, दे कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज विल 6 men एंड 8 boys टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 6 men और
8 बॉयज को टू कंप्लीट द टास्क। तो 6 बॉयज कितने में काम कर रहे हैं? 20 डेज में कर रहे हैं। तो पहले तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है उससे हम लोग देख लेते हैं कि एक आदमी का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो 2 बॉयज के बराबर है। यानी एक आदमी का रेट ऑफ डूइंग वर्क डबल है, यानी 2 बॉयज की जगह पे एक आदमी काम कर सकता है। अब कहा जा रहा है कि अगर 6 मैन के साथ एंड है, और नहीं है, एंड है, अगर 8 बॉयज भी आ जाते हैं तो बताएं कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट द सेम वर्क, टू कंप्लीट द सेम वर्क, टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो पहले तो हम इसको बॉयज में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। एक मैन का जो काम है वो 2 बॉयज के इक्वल है, तो 6 इंटू 12 हो जाएगा। वाई? वाई रीजन हमारे पास है कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है। तो पहले तो आप इसको एक में ले जाएं, एक में कन्वर्ट कर लें। 6 मैन, मैन की जगह पे 2 बॉयज आ सकते हैं, 2 बी आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 बॉयज। सो ये 20 बॉयज का काम जो है वो इक्वल हो जाएगा, 20 बॉयज के काम के इक्वल हो जाएगा। अब 6 लड़के, ऊपर सवाल में क्या गिवन था? 6 बॉयज, 6 बॉयज, 6 बॉयज अगर काम करते हैं 20 दिनों में, तो 20 बॉयज अगर हो गए हैं तो वो कितने दिनों में काम करेंगे? तो बॉयज और डेज एक दूसरे के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा बॉयज होंगे डेज कम है। तो मैंने अब आपको जो इनवर्स का शॉर्टकट बताया है वो क्या है? गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कर लें। अब ये 20 लड़के बनते हैं ना, 20 बॉयज बनते हैं, ठीक है। तो 6 बॉयज काम करते थे 20 डेज में, गिवन डेटा ये है। 20 बॉयज कितने में काम करेंगे उससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आस्ट वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, अननोन आ रहती है, तो 6 डेज में बाकी लड़के काम कर लेंगे। तो यहां पर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि 3 लड़के और 3 आदमी और 6 लड़के, इनका रेट ऑफ डूइंग वर्क सेम है। और है, ये नहीं कहा गया कि मिलकर काम करें, कह रहे या तो 3 आदमी या फिर 6 लड़के मिलकर एक काम 20 डेज में करते हैं। ये बताओ, बताओ कि 6 मैन एंड 8 बॉयज इकट्ठे अगर काम करेंगे तो कितना होगा? तो जितना काम 3 आदमी कर रहे हैं उतना काम कितने बॉयज करते हैं? 6 बॉयज करते हैं, और कितने में? 20 डेज में। तो इक्विवेलेंसी निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कि एक आदमी 2 बॉयज के बराबर काम करता है। अब पूछ रहा था कि अगर 6 मैन और 8 बॉय लगा दिए जाए तो क्या है? तो पहले तो इक्वल रेट निकाल लेते हैं ना, एक आदमी का रेट 2 बॉयज के इक्वल है, 20 बॉयज टोटल मान के। तो इसका मतलब है इनिशियली क्या था? इनिशियली ये था कि 6 लड़के 20 दिनों में काम करते हैं, 20 डेज में काम करते हैं। तो ये बताओ कि अगर 20 बॉयज हो जाएंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे? तो ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन बन गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि इतने लोग इतने में काम करें, आप बताओ इतने कितने में करेंगे? तो लोग ज्यादा करेंगे, वर्कर्स यानी बॉयज वर्कर्स यहाँ पे ज्यादा करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो इन्वर्स का क्वेश्चन है, तो फिर उसको कैसे डील करते हैं? मैंने बताया भाई गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू पूछी गई है उसके हिसाब से जो वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड करें, तो उसके हिसाब से भी तो 20 बॉयज बनते हैं। अननोन डेज आ जाएंगे मेरे पास, जो डेज मुझे चाहिए वो आ जाएंगे। डेज जो है वो 6 बन गए, 6 डेज में वो काम करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और एंड का ख्याल रखना है। दिस वन वाज अ बिट ट्रिकी वन। सो हियर इट एंड्स द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पोर्शन। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स के पोर्शन का। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स। एक बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से और एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली एट अ 2 मीटर पर सेकंड स्केयर, यानी एक्सेलरेशन गिवन है ना उसकी, ये मीटर पर सेकंड स्केयर। तो उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी आफ्टर 5 सेकंड्स? आफ्टर कितने सेकंड्स? 5 सेकंड्स। तो एक बॉडी इनिशियली स्टार्ट हुई है रेस्ट से, इसका मतलब क्या है? वी आई क्या है? वी आई 0 है। ए गिवन है, ए कितना गिवन है? ए गिवन है एज 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। टू की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है ना, प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, ए टी का स्केयर। एस की जगह पे, एस तो हमने फाइंड आउट करना है, एस ही रहने देते हैं। वी आई 0 थी, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, एंड होगी। पीछे क्या रह गया? 1/2। एक्सेलरेशन कितनी है? 2 है। टाइम कितना है? 5 है, 5 का स्केयर है। तो 2 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्केयर क्या आ जाएगा? 25। विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर? यूनिट ऑफ पावर क्या है? यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट होता है, वॉट होता है। According to Newton's second law, if the force acting on an object is doubled while the mass remains constant, the acceleration will be. So न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर आप फोर्स को डबल कर देते हैं
तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब नई फोर्स क्या हो गई है? नई फोर्स क्या हो गई है? डबल हो गई है, 2F हो गई है। मैस को सेम रखा गया है, एम अभी भी उतना ही है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? तो फोर्स जब डबल हो गई है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज फोर्स बाय मैस। पहले एक्सेलरेशन थी ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, अब एक्सेलरेशन क्या हो गई है? 2F/m। 2F/m। सो ये ओल्ड एक्सेलरेशन है, तो न्यू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये उसकी ओरिजिनल एक्सेलरेशन है, F/m। सो 2 इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 equals to F by m. So F by m is A. So A dash is equals to 2 times of A. डबल हो जाएगा। So it will become डबल। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बिल्कुल आपके टेस्ट डिफिकल्टी लेवल के और रिसेंट आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन थे। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ प्रिपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर ये होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होने से जीरो हो जाता है। वर्क डन जब जीरो होता है, किसके ऊपर जीरो होता है? 90 डिग्री के एंगल पे होता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, वेलोसिटी अगर डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2m। अगर वेलोसिटी आपने डबल कर दिया, 2v कर दिया, 2v का स्केयर हो गया। 2v का स्केयर क्या हो जाएगा? 4v स्केयर। 4 को यहां पे रहने देते हैं, 1/2mv स्केयर। तो ओरिजिनली तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2mv स्केयर। तो ये 4 टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी होगी, 4 टाइम्स हो गई है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज, ठीक है, कंडक्शन के अंदर तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम अ हायर एनर्जी प्लेस टू अ लोअर एनर्जी प्लेस। कंडक्शन में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराता है, अपनी एनर्जी दूसरे को देता है, इसमें भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसमें भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, विदाउट मीडियम वो ट्रेवल करती है। इसकी एग्जाम्पल सबसे बड़ी क्या है? जो सन से लाइट वेव्स आ रही हैं अर्थ तक, तो वो विदाउट मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो हीट प्रोसेस, हीट ट्रांसफर का वो प्रोसेस जिसको मीडियम नहीं चाहिए वो रेडिएशन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता अपने गुजरने के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एन होता है, एंड दैट इज गिवन बाय C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट स्पेसिफिक मीडियम। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। 100 watt bulb is used for 10 hours. How many units किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज और आर कंज्यूम्ड? कितने यूनिट जो है वो यहाँ पर कंज्यूम होंगे? 1 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, यानी 1000 watts ऑफ एनर्जी पर आवर के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड दैट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। डब्ल्यू बल्कि बड़ा होता है, के छोटा होता है प्रीफिक्स किलो का, तो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है ये। ठीक है ना, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो अगर 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे के लिए चला है, तो पहले तो देखते हैं ना कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है वो कितनी है। पावर क्या होती है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। 100 × 10 कर लेंगे, 1000 हो जाएगा। 1000 वाट आवर की एनर्जी यूज हुई है, तो 1000 वाट आवर को तो क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर कहते हैं, 1 यूनिट कंज्यूम। ठीक है जी, तो 1 यूनिट जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है। 1 यूनिट जो है वो यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। आगे चलेंगे। विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल एट द लीस्ट मास? किस पार्टिकल का मास इनमें सबसे कम होता है? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है इनमें से, 9.1 10⁻³ kg, 1836 टाइम्स लाइटर होता है ये प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का लीस्ट मास है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। 1/50 है अगर, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड क्या आ जाएगा?
टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड्स, डिवाइड कर लेना, 1 अंदर 50 बाहर, पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो आएगा, अभी भी छोटा है, एक और जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, 52, 50 टाइम 2 इज 100, 0.02 सेकेंड्स आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, टेम्परेचर, एरिया। भाई देखें, रेजिस्टेंस जो होती है ऑफ एनी कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया नीचे है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो 1/a का मतलब 1 बाय समथिंग का मतलब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टिविटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। वेक्टर क्वांटिटीज पोजेसेस बोथ, बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं इनकी, दोनों चीजें होती हैं इनकी, ठीक है, ठीक है, इसकी दोनों चीजें होती हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के ऊपर किस पर डिपेंड करती है, एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो कि चाहिए किसी भी बॉडी को टू गेट आउट ऑफ द फील्ड इफेक्ट ऑफ द अर्थ, इसलिए उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, एस्केपिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहते हैं। एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर के इक्वल है, v इज इक्वल टू जी एम बाई आर के इक्वल है। तो डिपेंड्स ऑन द mass ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेडियस ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन और द हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन। ये m जो है मैस ऑफ अर्थ है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मैस ऑफ द प्लेनेट अर्थ है, अगर अर्थ के हवाले से आप इसके वेलोसिटी, तो रेडियस ऑफ द अर्थ को ये रिप्रेजेंट करती है। मूविंग ऑन टू द कंप्यूटर साइंस सेक्शन ऑफ दिस मॉक एग्जामिनेशन, ठीक है, कोशिश की गई है कि सारे ही सब्जेक्ट जो हैं जो आपके रेलेवेंट होते हैं पेपर में उनको ऐड किया जाए। इन सी प्लस प्लस विच ऑपरेटर इज यूज फॉर द मॉड्यूलो रिमाइंडर ऑपरेशन, मॉड्यूलो का जो सिंबल है वो रिमाइंडर ऑपरेशन के लिए यूज होता है। सी प्लस प्लस के अंदर परसेंटेज का साइन जो है ना वो यूज होता है, परसेंटेज ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, रिमाइंडर देता है ऑफ एन इंटीग्रल डिवीजन। सो राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। इन रिलेशनल डेटाबेस अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड इन टेबल इज कॉल्ड, आरडीबीएमएस के अंदर जो प्राइमरी की है वो यूज होती है, यूनिक प्राइमरी की जो है वो यूज होती है, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो जो कि रो के अंदर, डाटाबेस के अंदर, रो के अंदर जो है वो डेटा को या रिकॉर्ड को जो है वो फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच लॉजिक गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर लो, जब इसकी सारी इनपुट्स लो होती हैं तो हाई आउटपुट जो है वो किसके ऊपर आती है। सो जीरो और जीरो, अगर इनपुट और आउटपुट वन आ रही हो तो कौन सा गेट है, एंड गेट है, नो, एंड गेट में तो दोनों वन होती हैं तब आउटपुट वन होती है, और गेट में अगर एक भी वन हो या दोनों वन हो तो तब आउटपुट जो है वन होती है, ये भी नहीं। और नॉट गेट जीरो को वन और वन को जीरो में कन्वर्ट करता है। नैंड गेट क्या होता है, एंड का ऑपोजिट होता है, एंड का ऑपोजिट होता है, क्योंकि वो एंड गेट के आगे क्या लगा दिया जाता है, उसके आगे इन्वर्जन का गेट लगा दिया जाता है, इन्वर्टर लगा दिया जाता है। उसमें जब आप दोनों इनपुट जीरो देते हैं, सिंपल एंड में तो आउटपुट जीरो होती है, लेकिन आगे नॉट होने की वजह से वन हो जाएगा। तो नैंड गेट इज द करेक्ट आंसर हेयर। इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा पैकेट्स, नेटवर्क लेयर का काम है ना, ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, पैकेट्स को हैंडल करती है, फॉरवर्ड करती है एड्रेसिंग और राउटिंग के जरिए। तो नेटवर्क लेयर जो है जो आपकी थर्ड लेयर है, ठीक है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, लेयर 3 ऑफ द ओएसआई मॉडल है ये। विच आर द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या है, परमानेंट स्टोरेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक, नो, राइटेबल तो है, डाटा उससे रीड भी हो जाता है, राइट भी हो सकता है। ऑप्टिकल स्टोरेज तो नहीं है, ऑप्टिकल स्टोरेज तो सीडी रोम्स वगैरह होती है जिनमें लेजर वगैरह होती है। तो वोलाटाइल मेमोरी है, क्यों, क्योंकि एनर्जी चलेगी, डेटा वाइप आउट हो जाता है। विच इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन, 17/5 को एक इंटीजर जूम करें तो 17 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, सी प्लस प्लस में 17 डिवाइडेड बाय 5 इसमें 3 होगा, क्योंकि पॉइंट को ये इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। 17 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15 आ जाएगा,
ये जो साइन है सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन के अंदर, जो डिवीजन का साइन है या डिवाइड करने पे, वो सिर्फ इसको उठाएगा, आगे जो इसका फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट है उसको ये रिमूव कर देगा, तो 3 आ जाएगा। विच एसक्यूएल कमांड यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस? कौन सी एसक्यूएल कमांड जो है ना वो डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होती है? सिलेक्ट की कमांड यूज होती है। इन सी प्लस प्लस व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 17% 5? तो ये तो रिमाइंडर बताता है। ये क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। तो ये हमने ऊपर अभी किया है, 17 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 आ गया, 2 रिमाइंडर बचा। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है, ठीक है, ये रिमाइंडर बता रहा होता है, ये 2 बताता है। तो ये मैंने जानबूझ के दोनों एक जगह पे क्लियर कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था इस संडे वाले टेस्ट के अंदर, उसी से रेलेवेंट ये दोनों भी कर दिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अ कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इन। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज कोड में लेकर जाता है ना, ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलो द लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट? लीफो का प्रिंसिपल किस में इस्तेमाल होता है? स्टैकिंग में इस्तेमाल होता है। स्टैक में क्या होता है? जब स्टैकिंग होती है तो स्टैकिंग के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज एक जो है वो पहले गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर फोर्थ गया, फिर फिफ्थ गया। तो ये तो सबसे पहले यही है ना, ये वाली फाइल, और ये वाली फाइल सबसे लास्ट में गई। अब जब आप इसको अनस्टैक करेंगे तो ये पहले आएगा बैक। स्टैकिंग में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इन आईपी एड्रेसिंग द एड्रेस 192.168.1.1 बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी? ठीक है, 192.168 है। अब 192 जो है ना, 192 किसका होता है? क्लास सी के लिए होता है। ऑक्टेट वैल्यू जो रेंजिंग करती है 192 से लेके 223 तक, ठीक है। सो ये क्लास सी से बिलोंग करेगा ये आईपी एड्रेस। व्हाट डज द एक्रोनिम HTML स्टैंड फॉर इन द वेब डेवलपमेंट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, बायोस लैंग्वेज नहीं है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, फर्मवेयर है, बूटिंग प्रोसेस में यूज होता है। जब कोई लैपटॉप ऑन हो रहा है, लेट सपोज वहां पे एचपी लिखा आ रहा है तो बायोस उसको बूट करवाती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी है। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स, फ्लो चार्ट में नहीं, ईआर का पूछ रहा है। रेक्टेंगल जो है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया, स्मॉग का। कह रहा है व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन बाय मास? एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का क्या होगा जिसमें 40% जो है वो कार्बन है, 6.7% जो है वो हाइड्रोजन है, और 53.3% जो है वो उसमें ऑक्सीजन बाय मास है। इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए आपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है, और परसेंटेज कन्वर्जन जो है ना हमेशा आप 100 ग्राम्स के मुताबिक किया करें, क्योंकि 100 जो है वो इजी हो जाता है, 100% के ऊपर वो आ जाता है, ठीक है जी। अब तो देखते हैं कि इसमें से करेक्ट जो है ना चॉइस कौन सी बनती है, करेक्ट चॉइस कौन सी बनती है। अब कार्बन 40% है, कार्बन का जो मैस है वो 12 है, 40/12 कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 3.3 मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालते जाएंगे तो 3.3 मोल्स आ रहे हैं कार्बन के, ठीक है जी, क्योंकि 40% थी। हाइड्रोजन 6.7% है, हाइड्रोजन कितनी है? 6.7% है। तो 6.7 को एक हाइड्रोजन के मैस से क्या कर लेंगे? डिवाइड। 6.7/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.7 आ जाएगा। 53.3% ऑक्सीजन है, तो 53.3 को डिवाइड कर लेंगे, ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16 से, ये क्या आ जाएगा? 3.33 मोल्स आ जाएंगे, 3.33 मोल्स आ गए। तो अब क्या हुआ? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कैसे फॉर्मूला बनाना है? मोल्स निकालने हैं पहले। मोल्स निकाल के क्या करना है आपने? पुट करने हैं। इसके 3.3 मोल्स आए हैं, इसके 6.7 मोल्स आए हैं, इसके जो मोल्स आए हैं ये भी 3.3 आए हैं। सबसे स्मॉलेस्ट इसमें क्या है? 3.3। 3.3 से डिवाइड कर लें, 3.3 को जब 3.3 से डिवाइड करेंगे 1, 6.7 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6.6 डबल होता है ना उसका, और ये भी क्या आएगा? 1। तो ये C1 हो गया, H जो है वो 2 हो गया, O जो है वो 1 हो गई है, तो CH2O आ जाएगा। तो फिर रीचेक कर लें, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? परसेंटेज को डिवाइड कर लें उसके मोलर मैस से, उसके मैस से, मैस ऑफ एलिमेंट से या कंपाउंड से डिवाइड कर लें। उसके बाद CHO था, लिख लें उसको उसी ऑर्डर के अंदर। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है ना,
ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बता रहा है। ये जब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बता रहा है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। Which are the following stoichiometric relationship represent the volume occupied by 1 mole of a gas at STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? कहता है 1 mole of any gas at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर will occupy exactly 22.4 cubic decimeters of volume। ऑप्शन ए है। According to Gram's law of diffusion, which of the following gases will diffuse fastest under the same condition or of temperature and pressure? ग्राम्स के लॉ के मुताबिक कौन सी गैस जो है वो फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगी? ग्राम का लॉ ये कहता था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास, टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास। ठीक है, अंडर रूट ऑफ द मोलर मास। अब इनमें सबसे ज्यादा जो कम मोलर मास है वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का तो नहीं है। कार्बन मोलर मास निकाल लेते हैं, इसका 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे? 32। ठीक है, तो इसका मैच तो क्या बन रहा है? 44। नहीं भाई, CH4 का क्या बन रहा है? कार्बन का 12 और 4 ऑक्सीजन के 16। O2 का क्या बन रहा है? 32। सल्फर का अकेले का क्या होता है? 32 और 2 ऑक्सीजन के 32 मिलाकर क्या हो गया? 64। तो सबसे कम मैच किसका बन रहा है? मीथेन का बन रहा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, ठीक है, वो क्या है? रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास, ऑफ द मोलर मास। लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शिफ्ट। मोलर मास है, ये मोलर मास है। उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जब उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी ये जो है सबसे क्योंकि कम है, इसका सबसे जो है वो ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथाइल? इथाइन, इथाइन के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? कार्बन एटम्स की इथाइन के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? सो इथाइन एच सी ट्रिपल बॉन्ड एच है, उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन, हर एक कार्बन के क्या है? ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर ज्योमेट्री होगी सीधी सीधी। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पर है, ठीक है, एक और सी के साथ। इथाइन में ना अल्काइन है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना। लीनियर ज्योमेट्री sp हाइब्रिडाइजेशन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इस चीज का, N2 प्लस O2 का नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो कौन सी चेंज जो है वो इक्विलिब्रियम को राइट पोजीशन की तरफ शिफ्ट करेगी? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर? नो। या तो इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन करेगा ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर करेगा। तो इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पर चॉइस यही करेक्ट बनती है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। व्हिच इज द फॉलोइंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वो होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो डेंसिटी जो है ना वो मास और वॉल्यूम की रेशियो है, रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज, वो तो सेम रहती है। एक मेटल है, उसका मास और वॉल्यूम कम या ज्यादा भी करें तो डेंसिटी पे तो असर नहीं पड़ेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हिच इज द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द क्रोमियम इन द डाइक्रोमेट आयन? ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम क्या होगी इन द डाइक्रोमेट आयन? डाइक्रोमेट आयन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है हमने क्रोमियम की। अब आयन की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखेंगे। तो हमने क्रोमियम की निकालनी है, Cr2O7 रेज टू द पावर -2 है ना, क्रोमियम की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवरऑल ऊपर कितना इनके चार्ज है? इस कम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज है या स्टेट है वो -2 की है। वो क्या है? वो -2 की है। क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, सो 2 इंटू एक्स कर लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन के 7 है, ऑक्सीजन के 1 के ऊपर जो है वो -2 होता है। और ओवरऑल भी इस पे क्या है? जीरो नहीं रखना, आप जीरो नहीं रखना आपने इसको। ओवरऑल आपने अब क्या करना है? -2 के इक्वल रखना है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज -2 है ना, कम्प्लेक्स आयन गिवन है, न्यूट्रल कंपाउंड गिवन नहीं है। 2x इक्वल टू ये -14 राइट साइड पे चला जाएगा, +14 हो जाएगा। +14 हो गया, उधर -2 वहां पर पहले से पड़ा हुआ है। 14 में से 2 चला गया, पीछे क्या बचा? 12 बचा, 2 के साथ कैंसिल कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू जो है
वो 6 आ गई ना। जब ये कैंसिल हुआ है x2 के 2x जो है वो 12 से कैंसिल हो तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई है। तो डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 4। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। कह रहा है अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल करते हैं लेकिन 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है ना। 2 रेज टू द पावर n जो है वो 4 के इक्वल है, 2 रेज टू द पावर n 4 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी, एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है ना, तभी तो डबल करने पे 4 टाइम्स हो गया। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 25 डिग्री सेल्सियस। 0.001 मोलर सॉल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसकी मोलैरिटी जो है वो क्या होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, 1 से लेकर 6 तक एसिडिक होते हैं, 3 नहीं हो सकती, 7 न्यूट्रल होता है, ये भी नहीं हो सकती। 0.01 मोलर सोल्यूशन है। तो लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग जो होता है ना वो पीएच बता रहा होता है ना, नेगेटिव लॉग, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.001, नेगेटिव लॉग जो है ना 0.001 का, ठीक है, वो बता रहा है हमारे पास। तो पॉइंट नेगेटिव लॉग ऑफ 0.001, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग 0.001, पॉइंट खत्म होगा तो क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1/1000 आ गया, 1/1000 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3 हो जाएगा ना, 1000 क्या होता है 10 की पावर +3, ऊपर चला जाएगा -3। अब नेगेटिव लॉग, लॉग का रूल है ना कि माइनस जो है वो पावर जो शुरू में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -3 -1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3 आ जाएगा, +3 लॉग ऑफ 10 हो गया। लॉग ऑफ 10 क्या होता है 1, +3 आ गई, तो POH निकालनी है, 14 में से 3 माइनस करेंगे, पीछे क्या आ रही है 11 आ रही है, 11 आ रही है। Which of the following organic functional groups contains carbonyl group flanked by 2 carbons। फिर किसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है 2 कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो कीटोन के अंदर क्या होता है C डबल बॉन्ड O' C होता है ना, ठीक है, तो ये कीटोन होंगे, कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो C डबल बॉन्ड O' OH होता है, और एल्डिहाइड में C के साथ OH होता है, ठीक है, इज bonded directly to 2 other carbon atoms। Now moving on to the advanced mathematics portion, y की वैल्यू sin x गिवन है, dy by dx की वैल्यू बताएं एट π/2। सो y इज इक्वल टू sin x है, y की वैल्यू क्या है sin x है, dy by dx निकालेंगे हम, इसका डेरिवेटिव लेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव जो है वो प्लस cos x होता है, तो दिस विल बिकम प्लस cos x। अब x की जगह पे जब आप π/2 पुट करेंगे तो π/2 तो 90 है ना, cos π/2 यानी cos 90 जो है वो क्या होता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 की वैल्यू यानी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 0 इज द राइट आंसर हियर। द वैल्यू ऑफ लिमिट एस एक्स अप्रोचेस टू 0 फॉर sin x बाय x इज, कह रहा है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 हो रही है और आगे आपके पास sin x बाय x है, तो बताएं किसके इक्वल होगा। सैंडविच थ्योरम पूछ लिया डायरेक्टली एग्जामिनर ने, लास्ट वीक के टेस्ट में था ये क्वेश्चन, ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x आ जाएगा, ये क्या होता है 1 होता है, सैंडविच थ्योरम है। अगर यहाँ पे साइन 7x होगा, नीचे 7x होगा, लिमिट x टू 0 करेगी तो वो भी 1 हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी करेक्ट है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होती है, ये तो इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये यही लिखी हुई है, सिर्फ कॉस स्क्वायर को वहां ले जाऊंगा तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है जी। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी इनकरेक्ट है। मैं आपको बड़ा एक सिंपल वे बताता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे क्या है कि आप साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 को याद रखें तो बाकी सारी आइडेंटिटीज आप उससे बना सकते हैं, बाकी सारी आइडेंटिटीज आप उससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, देखिए बेसिक आइडेंटिटी क्या है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप साइंस के थीटा से डिवाइड करेंगे, पेपर में अगर आपको भूल जाता है तो सबको साइंस के थीटा से डिवाइड करें तो एक आइडेंटिटी आ जाती है, साइन साइन से कट गया 1, कॉस ओवर साइन होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, 1/sin क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी तो ये है,
एक और आइडेंटिटी जो करेक्ट है वो कौन सी है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। अब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लें सब, आइडेंटिटी याद रखने में अगर मसला है तो यूं कर लो। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस कट गया 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इनवर्स। तो ये आइडेंटिटी करेक्ट है। वाई 1 को यहीं रहने दें, सीकेंट स्क्वायर थीटा के पास टैन स्क्वायर थीटा को उठा के ले जाए तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द करेक्ट आइडेंटिटी। द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इज, ई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल लें तब भी ई एक्स ही आता है, इसका डेरिवेटिव लें तब भी ये आता है। तो ई एक्स प्लस सी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साथ आ जाएगा। ये तो इतना आसान था कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। द स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, द डिटर्मिनेंट इज, जिस स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। द पीरियड ऑफ फंक्शन कॉस 2x इज, तो पीरियड निकालना है द फंक्शन कॉस 2x, कॉस 2x का आपने पीरियड निकालना है। तो कॉस x का पीरियड क्या होता है 2 पाई, y इज इक्वल टू कॉस 2x, इसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे, हमने इसको x बनाना है। तो साथ जो टर्म आ रही होती है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका पीरियड हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस पाई आ जाए। तो cos 2x का पीरियड क्या है, ये पड़ा हुआ है, पाई पड़ा हुआ है, तो पाई आ जाएगा। तो cos x का पीरियड तो 2 पाई होता है, cos 2x का जो पीरियड होता है पाई होता है। तो आसान तरीकाकार क्या है, जो भी पीरियड गिवन है ना, लेट्स से cos है ना, इस केस में cos का पीरियड तो है 2 पाई, इसके साथ k क्या गिवन है, k2 गिवन है, डिवाइड कर लें। तो पीरियड को k से डिवाइड कर लिया करें, आपके पास ये शॉर्टकट टेक्निक है, आंसर आ जाता है। लेट्स सपोज कहता है tan 2x है, इसका पीरियड बताएं, तो शॉर्टकट टेक्निक लगा दी है आप। यहाँ पे k क्या है, इस केस में भी 2 है, ये 2 है। अब tan का पीरियड क्या होता है पाई, तो पाई को k से डिवाइड कर लें, पाई बाय 2 पाई बाय 2 आ जाता है। इस तरह से आप कर लिया करें, बड़ा शॉर्टकट तरीका है, पीरियड इजीली आ जाता है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज डिफाइंड एज ए बी, ए डॉट बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल, जब आप ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है, वो इक्वल किसके होता है, बी ट्रांसपोज, वो इक्वल किसके होता है, वो होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज, स्लोप जो है ना y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू mx प्लस c है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, x के साथ क्या होती है स्लोप, अगर y अकेला हो, m क्या है यहाँ पर 3 है, m की स्लोप आ गई है 3, इसके परपेंडिकुलर की स्लोप निकालनी है, जरा गौर करें। तो परपेंडिकुलर की स्लोप कैसे आएगी, परपेंडिकुलर की स्लोप आएगी -1 बाय स्लोप करके, तो इसकी स्लोप 3 आई है, -1/3, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो -1/3 आ जाएगी परपेंडिकुलर लाइन। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 डिफरेंट बुक्स ऑन अ शेल्फ इज, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 डिफरेंट बुक्स ऑन अ शेल्फ इज, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट है ना, नंबर ऑफ बुक्स जब आप एक शेल्फ के ऊपर अरेंज करेंगे तो सिंपली 4 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24, तो 24 वेज बनेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है, स्ट्रेट अरेंजमेंट है। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज वो होती है जिसमें टर्म्स मल्टीप्लाई होकर आती हैं। कह रहा है द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन रेशियो r इज 3, फाइंड द फोर्थ टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू आर की पावर n माइनस 1, सो आर कॉमन रेशियो है वो 3 है, एन क्या चल रहा है 4, 4 माइनस 1 कर लेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगी। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 की पावर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आर की पावर n माइनस 1 होता है, ए आर n माइनस 1 होता है, ए वन डॉट आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला हो जाएगा इसका ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस 1। सो ए वन क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 4 आर की पावर n माइनस 1, आर जो है वो फर्स्ट टर्म जो है 4 नहीं है 2 है,
फर्स्ट टर्म इज 2, एन जो है वो हमारे पास 4 है। सो फर्स्ट टर्म A1 जो है वो 2 है, कॉमन रेशो R जो है वो 3 है, 4 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 - 1, 4 टर्म निकालनी है ना, 2.3 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। सो 2 × 27 कर लेंगे तो क्या आएगा? 54 आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log x + log 2 = log 10 is। तो दो लॉग्स ऐड हो रही हो तो सिंगल लॉग में वो क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। दिस विल बी log of 2x। मैंने क्या किया? दोनों लॉग्स, log a + log b क्या होता है? log ab हो जाता है, तो log 10 के इक्वल है। log log के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू जो है = 10 आ गई है। सो 2x की वैल्यू जो है, सो 2x की वैल्यू जो है वो 2x की वैल्यू जो है ना वो क्या आ गई है? वो 2x की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल आ गई है। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ गई है? 5 आ गई है। द डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। Next question, if sin theta is equal to 3/5 then cos theta in the first quadrant will be। sin theta की वैल्यू 3/5 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? इसका आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सम पीपल हैव, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? sin थीटा कितना है? 3/5, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 3 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 5 है। कॉज निकालना है। कॉज क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 में से 9 माइनस करेंगे 16। एक्स क्योंकि साइड है तो +4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4, बेस आ गया 4। सो 4 ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5 आ गया। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस 4 आई है, हाइपोटेन्यूज तो 5, 4/5 आ गया। सबसे आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का, वैसे आइडेंटिटी भी लगा सकते थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा मैथ्स का एडवांस मैथ्स का पोर्शन भी इसका Like, comment, and subscribe.